हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजन नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पायलट स्टडी एंड डेटा कलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, पायलट स्टडी एक ऐसी स्टडी जो कि मैन स्टडी से पहले की जाती है। जब आप मैन स्टडी का डेटा कलेक्शन करते हैं, उस डेटा कलेक्शन से पहले उस स्टडी की फिजिबिलिटी देखने के लिए क्या ये स्टडी पॉसिबल हो पाएगी, या इस मैन स्टडी के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, उन चीज़ों को देखने के लिए एक हमारी प्रीलिमिनरी स्टडी होती है बिफोर दैट मेजर स्टडी। तो मेजर स्टडी से पहले की जाने वाली वो स्टडी जो उस मैन स्टडी की फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, उस चीज़ को चेक करने के लिए अपन एक जो पहले प्री रिहर्सल जो करते हैं ना, वो क्या कहलाती है? पायलट स्टडी कहलाती है। ओके, तो पायलट स्टडी मैन स्टडी से पहले की जाने वाली एक रिहर्सल होती है। ठीक है, ठीक है। तो पायलट स्टडी क्या होती है? द फंडामेंटल स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ये जो हमें हेल्प करती है ना, ये फंडामेंटल स्टेज मीन्स पहली स्टेज है, प्रारंभिक स्टेज है। ये कैसे है? ये फंडामेंटल स्टेज ऑफ रिसर्च है। ये एक तरह की फंडामेंटल स्टेज ऑफ रिसर्च है। फंडामेंटल स्टेज ऑफ रिसर्च मींस रिसर्च की एक बेसिक स्टेप्स है, जहां आपको फर्दर आगे बढ़ना है तो उससे पहले आप पायलट स्टडी की तरफ जाते हैं। और जो ये हेल्प आपको आइडेंटिफाई करनी है किसमें? फंडामेंटल स्टेज ऑफ रिसर्च। जो क्या आइडेंटिफाई करती है? जो आपको आइडेंटिफाई करके देती है फिजिबिलिटी। क्या आइडेंटिफाई करती है कि स्टडी जो मैन स्टडी है वो फिजिबल होगी या नहीं होगी। वो प्रैक्टिकेबिलिटी, ये व्यवहारिक रूप से ये स्टडी को की जा सकती है या नहीं। किन रिसोर्सेज की जरूरत रहेगी आपको, क्या टाइम लगेगा आपको इसमें, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करती है, रिसोर्सेज को, टाइम को, ठीक है, एंड कॉस्ट को, कितना पैसा लगेगा इसमें, इन चीजों को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, इनको इवैल्यूएट करती है। क्या करती है? इसको इवैल्यूएट करती है, इवैल्यूएट या आइडेंटिफाई करती है फिजिबिलिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द मेजर स्टडी, देन आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, टाइम एंड कॉस्ट। बिफोर मैन स्टडी ये कहां करती है? बिफोर मैन स्टडी, मैन स्टडी से पहले, या मेजर जो स्टडी है उस स्टडी से पहले आप ये आइडेंटिफाई मेजर स्टडी से पहले आप ये चीजें सारी आइडेंटिफाई करते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं? पायलट स्टडी कहते हैं। ठीक है, मींस फुल स्केल जो प्रोजेक्ट होता है, फुल स्केल जो रिहर्सल होगी, उससे पहले की स्मॉल स्केल रिहर्सल है, स्मॉल वर्जन है उस मैन स्टडी का, छोटा रूप है एक तरह का, जिससे अपन कम खर्चे में, कम समय में उसकी फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिज़ाइन में कोई चेंज करना तो कर लेते हैं, टूल की रिलायबिलिटी होती है, वो भी अगर ट्राई आउट के साथ नहीं किए तो यहाँ पर दोबारा से चेक हो जाती है आपकी सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है? ये इसका आइडेंटिफिकेशन इंट्रो था। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखिए। तो पायलट स्टडी ऑल्सो कॉल्ड ए फिजिबिलिटी स्टडी, इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है आपकी? फिजिबिलिटी स्टडी भी इसको कह सकते हो आप। इसको फिजिबिलिटी स्टडी इसको टेढ़ा क्यों जा रहा है ये? ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ इज ए स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी। कैसी है ये? ये स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी है आपकी, स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी कंडक्टेड बिफोर एनी लार्ज स्केल। बिफोर एनी लार्ज स्केल, छोटी स्टडी जो कि लार्ज स्केल पर स्टडी से पहले, लार्ज स्केल क्वांटिटेटिव रिसर्च, स्पेशली किसमें? क्वांटिटेटिव रिसर्च में, इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द पोटेंशियल फॉर फ्यूचर फुल स्केल प्रोजेक्ट। और फ्यूचर में जो आप फुल स्केल प्रोजेक्ट है, रिसर्च जो करने वाले हैं, उससे पहले उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए एक स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी जो होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? पायलट स्टडी कहते हैं।
ठीक है। जनरली हम कितने करते हैं 10 to 15% सैंपल पर, है ना, वैसे 10 to 13% सैंपल लेते हैं, है ना, 10 से 30% सैंपल पे अपन क्या करते हैं, इस स्टडी को कंडक्ट करते हैं। 10 to 13% सैंपल पे हम स्टडी को क्या करते हैं, इसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की स्टडी क्या कहलाती है, हमारी पायलट स्टडी कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, मेन स्किल से पहले की जाने वाली एक प्रीलिमिनरी स्टडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ पायलट स्टडी। जब आप पायलट स्टडी करते हैं तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स के अंदर ये रिसर्च कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले जो पायलट स्टडी की होती है वो प्लानिंग होती है। अपन क्या करते हैं, स्टेप्स ऑफ पायलट स्टडी की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लान करते हैं अपन, ठीक है, कि अपने को कहाँ स्टडी करनी है ना, इसकी सेटिंग, हमें ये कहाँ स्टडी करनी है, इसकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग में आएगा हम इसका कितना सैंपल साइज लेना है, हाँ, सैंपल साइज है वो क्या लेना है, जनरली हम 10 to 30% तक रखते हैं। ठीक है, इसकी सैंपल साइज किस जगह पे करेंगे और हमारी सैंपल साइज क्या होगी और इसका ड्यूरेशन क्या, कब करेंगे, व्हेन, ठीक है, और हम इसको कब करने वाले हैं, टाइमिंग क्या होगा इसका, है ना, ड्यूरेशन क्या होगी इसकी, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएगी, प्लान में आ जाएगी, प्लानिंग ऑफ द पायलट स्टडी में। ठीक है, देन प्रिपेयर द पायलट टेस्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, पायलट टेस्ट मीन्स हमारा, पायलट टेस्ट मीन्स हम क्या करते हैं, उसको टूल जो होता है उसको प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, टूल, जो टूल था उसको हम रेडी करते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या करना है, टेस्ट के अंदर काम में लेना है। ठीक है, मीन्स वो वैलिड और रिलायबल टूल है। इससे पहले एक्चुअली में क्या होता है, हम उससे पहले इसका ट्राई आउट होके ये टूल होता है, हम वैलिड कर लेते हैं, उसकी रिलायबिलिटी चेक कर लेते हैं। देन इम्प्लीमेंट द टेस्ट। अब आपने क्या किया, उसको टेस्ट को एडमिनिस्टर किया, इम्प्लीमेंट किया, क्या किया, उस टेस्ट को आपने एडमिनिस्टर किया और उसके बाद आपने क्या किया, उससे डेटा कलेक्शन किया, टेस्ट को एडमिनिस्टर करके उससे डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उस डेटा का अपन क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, मींस उसका एनालिसिस करेंगे। डेटा क्या होगा, एनालिसिस होगा एंड इंटरप्रिटेशन होगा। उस डेटा का एनालिसिस करके हम उसको इंटरप्रेट करेंगे कि क्या हमारी स्टडी है वो मेन स्टडी इसमें फिजिबल हो पाएगी, क्या मेन स्टडी के लिए ये जो है वो सही है, हमारा सैंपल साइज और डिज़ाइन, है ना, रिसोर्सेज, टाइम, ये सारी चीज़ें हमारे पास कितनी चाहिएगी, क्या चाहिएगा, वो सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, और जब सब कुछ ठीक लगता है तो हम इस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, मीन्स आप क्या करते हैं, मेन स्टडी करते हैं। अगर ये सब कुछ ठीक रहता है, पायलट स्टडी की फिजिबिलिटी होती है, तो हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, मैन स्टडी की तरफ जाते हैं, मैन स्टडी कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारे क्या रहेंगे, ये स्टेप्स ऑफ पायलट स्टडी रहेंगे। पायलट स्टडी हम ऐसे कंडक्ट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर प्रिपेयर पायलट टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, फिर इंप्लीमेंट टेस्ट करेंगे, देन इवैल्यूएट द पायलट टेस्ट एंड फिर लॉन्च द प्रोडक्ट। जो आपने टेस्ट बनाया है, मीन्स जो आपने स्टडी, मेजर स्टडी जो आपको करने जाने वाले हैं, वो आप उसको मैन स्टडी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवांटेज, पर्पसेस या इंपॉर्टेंस ऑफ पायलट स्टडी। अगर आपसे कोई एडवांटेज पूछे, आपसे कोई पर्पज पूछे या कोई इंपॉर्टेंस पूछे, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, एडवांटेज का मतलब क्या, फायदा क्या उसे, ठीक है, उस पायलट स्टडी का करने का फायदा क्या है। पर्पज क्या, जो पर्पज है वही तो फायदा है, जिस पर्पज के लिए कर रहे हो वही तो फायदा मिलना है और वही तो उसका महत्व है। जो पर्पज है वही तो उसका महत्व है, मीन जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से कर रहे हो वही तो फायदा मिलने वाला है और वही तो उसका महत्व है। ठीक है, तो तीनों ही एक ही चीज है, एडवांटेज देख लीजिए या पर्पस देख लीजिए या इंपॉर्टेंस, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, ऐसा करने से इसके जो एडवांटेज, पर्पस और हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो पायलट स्टडी क्या करती है, इंक्रीज रिसर्च क्वालिटी, रिसर्च की क्वालिटी को इंप्रूव कर देती है। क्योंकि पहले से आप टेस्ट कर लेते हो कि मेन स्टडी में क्या कमियां रहने वाली, उन चीजों को पहले से आप ठीक करके चल लेते हो, जो क्या क्या जरूरतें होती है उसको आप पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिजिबिलिटी पहले चेक कर लेते हो, तो मेन स्टडी की जो क्वालिटी होगी वो बढ़ जाएगी, है ना, इंक्रीज रिसर्च क्वालिटी। क्या करेगा, इंक्रीज रिसर्च क्वालिटी, रिसर्च की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है, सुधार कर देता है, ये पहली चीज होती है। देन ये असेस करता है क्या, पायलट स्टडी क्या करती है, असेस द फिजिबिलिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ मेन स्टडी। क्या करती है, ये असेस करती है, असेस
फिजिबिलिटी एंड असेस फिजिबिलिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी कि ये स्टडी जो मेन स्टडी होने वाली है वो हमारी फिजिबल होगी, प्रैक्टिकेबल होगी, प्रैक्टिकली वहां पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो चीज इससे फाइंड आउट हो जाती है। किससे? आपके नेक्स्ट जो आपका चलता है पायलट स्टडी, उससे आप कंफर्म कर लेते हैं। आपका जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है उसकी एफिकेसी चेक हो जाती है कि वो कितना प्रभावी है, कितना सही ढंग से काम कर रहा है आपका रिसर्च टूल, है ना। असेस क्या कर देते हैं? चेक एफिकेसी ऑफ रिसर्च टूल, एफिकेसी ऑफ रिसर्च टूल। जो आपने रिसर्च टूल काम में लिया है या जो इंस्ट्रूमेंट आपने प्रिपेयर किया है उसकी एफिकेसी भी चेक हो जाती है इसके द्वारा, ठीक है। इससे ये आप चेक कर लेते हो। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि इस स्टडी के अंदर कोई वीकनेस क्या है ना। कोई वीकनेस है तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एड्रेस करना, मीन्स उसको ठीक करना, ये दोनों चीजें अपन इसके साथ कर लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग वीकनेस, है ना। आपको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस वीकनेस ऑफ स्टडी, वीकनेस ऑफ स्टडी। अगर इस स्टडी के अंदर कोई कमजोरी है, वीकनेस है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको अपन क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं उस वीकनेस को, ठीक है। ठीक है, नॉट ओनली वीकनेस, कोई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है उसको भी वीकनेस स्लैश आप देख सकते हैं कोई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है ना, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी अपन क्या कर लेते हैं? ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो जाएगी, आपकी वीकनेस भी हो जाएगी इसमें और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम स्टडी है तो उसको भी अपन इसके साथ ठीक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है, आप क्या करते हैं? कलेक्टिंग। आपके पास प्रीलिमिनरी एक डेटा मिल जाता है, आपके पास उस स्टडी का एक पहले से आइडिया हो जाता है कि स्टडी कहाँ जाने वाली, किस तरफ जाने वाली है, ठीक है। तो कलेक्टिंग प्रीलिमिनरी डेटा, कलेक्टिंग प्रीलिमिनरी डेटा। आपके पास एक प्रीलिमिनरी डेटा है, एडवांस में डेटा कुछ आपको मिल जाता है, प्रीलिमिनरी डेटा कलेक्शन हो जाता है आपके पास, ठीक है। आप टाइम और कॉस्ट है ना वो एस्टिमेट कर लेते हैं कि मेन स्टडी में कितना समय लगेगा और कितना लागत लगने वाली है, वो आप एस्टिमेट क्या एस्टिमेट कर लेते हैं? एस्टिमेट टाइम एंड कॉस्ट, कितना समय लगेगा, क्या कॉस्ट लगने वाली है, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो इस पायलट स्टडी के द्वारा। क्या रिसोर्सेज चाहिए उसको भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, मैन स्टडी के लिए क्या रिसोर्सेज संसाधन और चाहिए उसको भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो पायलट स्टडी से। आपको पता लग जाता है ये चीजें और चाहिए कि आपको। आइडेंटिफाई नेसेसिटी टू मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। आइडेंटिफाई एनी मॉडिफिकेशन, है ना, मॉडिफिकेशन, नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन। अगर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कोई सुधार की जरूरत है उसमें प्रोसीजर में, तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या सुधार किया जा सकता है मेन स्टडी के लिए, ठीक है। वो भी अपन इसमें कर सकते हैं, ठीक है, इसके द्वारा अपन कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्चर जो होता है पहले जब पायलट स्टडी करता है तो वो सिचुएशंस के फैमिलियराइज हो जाता है ना, फैमिलियराइज विद, है ना। रिसर्चर क्या होता है? रिसर्चर फैमिलियराइज विथ प्रोसीजर। वो पूरा स्टडी का जो प्रोसीजर होता है ना उस सिचुएशंस के साथ क्या होता है? फैमिलियराइज हो जाता है, उस सारी इस सिचुएशन से परिचित होता है कि मुझे कैसे स्टडी मैन को स्टडी को कंडक्ट करना है, ये उसको आइडेंटिफाई हो जाती है सारी। अगर कोई मेथडोलॉजी में चेंज करने की जरूरत है ना तो उसमें भी हेल्प हो जाती है, रिफाइनिंग द मेथडोलॉजी। आपकी मेथड में कुछ चेंज करना है उसमें भी इससे सुधार
हो जाता है रिफाइनिंग द मेथडोलॉजी। जो मेथड्स में परिवर्तन करना है, मेथडोलॉजी में चेंज करना है, वो भी इसके द्वारा पता लग जाता है, रिफाइनिंग मेथडोलॉजी। ठीक है, आप प्लानिंग कर सकते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, क्योंकि पायलट स्टडी में वो सारी स्टेप्स करने होंगे जो मेन स्टडी में आप करोगे। तो उससे क्या होता है, आपकी प्लानिंग हो जाती है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए। इसमें भी हेल्प मिल जाती है प्लानिंग फॉर, इसके लिए प्लानिंग फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्या आप कौन सा टेस्ट काम लगाने वाले, इसमें काम लेने वाले हैं ना, आप हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट करोगे और उसके लिए कौन सा टेस्ट है वो काम में लेने वाले हो, वो चीज भी आपको पता लग जाती है। अगर कोई फंडिंग बॉडी है आपको पैसा दे रही है इस चीज के लिए टेस्ट करने के लिए, उसको भी आप कन्विंस करने में सक्षम हो जाते हो कि भाई ये स्टडी है काम की है और इसको अपन फर्दर आगे और एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए वो जो बॉडी होती है आपको फंड भी देती है, कन्विंसिंग फंडिंग बॉडीज। कन्विंसिंग फंडिंग बॉडीज होती है, उसको भी आप कन्विंस करने में सक्षम हो जाते हो। ठीक है, तो ये क्या रहती है हमारी एडवांटेज, इंपॉर्टेंस या पर्पस ऑफ पायलट स्टडी रहता है। ओके, नेक्स्ट होती है इसकी लिमिटेशंस क्या है। जब पायलट स्टडी की बात करें तो पायलट स्टडी में जो अच्छाइयां हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होगी। उसमें लिमिटेशंस क्या है, देखो मैन स्टडी से पहले इस स्टडी को करना पड़ता है, इसमें एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होती है, रिक्वायर एक्स्ट्रा टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, ये क्या चीज इसके साथ, इन इसकी प्रॉब्लम की बात करें या इसकी लिमिटेशंस बात करें या इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो सारी चीज एक ही है, रिक्वायर एक्स्ट्रा टाइम। क्या चाहिए इसमें, एक्स्ट्रा टाइम एंड कॉस्ट। इसमें एक्स्ट्रा समय भी चाहिए और एक्स्ट्रा कॉस्ट है, लागत भी लगती है, आपका पैसा भी एक्स्ट्रा लगता है। मैन स्टडी से पहले ये अलग से पैसा लग जाता है। और ये स्टडी करने के बाद कोई गारंटी नहीं है, डू नॉट गारंटी फॉर द सक्सेस ऑफ मैन स्टडी। ऐसा नहीं है कि पायलट स्टडी अच्छे से होगी, फिजिबल लग रही है तो मैन स्टडी सफल हो ही जाएगी, ऐसा भी नहीं है। डू नॉट गारंटी है ना सक्सेस ऑफ मैन स्टडी, डू नॉट प्रोवाइड गारंटी है ना, डू नॉट गारंटी द सक्सेस ऑफ मैन स्टडी, सक्सेस ऑफ मैन स्टडी। ये मैन स्टडी की सक्सेस की गारंटी नहीं देता। प्री स्टडी ना, आपकी पायलट स्टडी अच्छी हो गई, पायलट स्टडी आपको फिजिबल लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैन स्टडी भी सफल हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई न कोई इश्यू उसके साथ आ सकता है, कोई फंस सकता है, तो ऐसी प्रॉब्लम उसके साथ हो सकती है। रिस्क ऑफ कंटामिनेशन रहेगा इसके साथ ना। कंटामिनेशन, कंटामिनेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास सैंपल्स है ही नहीं, बहुत कम है सैंपल्स, उसी में से लेना पड़ रहा है, तो अगर पायलट स्टडी के सैंपल्स को मैन स्टडी में आपने शामिल कर लिया, या पायलट स्टडी के डेटा को आपने मैन स्टडी के डेटा के साथ आपने मिला लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डेटा कंटामिनेशन हो जाएगा। कंटामिनेशन ऑफ डेटा जो है वो हो सकता है। अगर आपने सैंपल्स है वो मर्ज कर लिए, साथ में सेम ले लिए, मैन स्टडी के साथ इन्हीं सैंपल्स को वापस ले लिया, या इसके डेटा को शामिल कर लिया, तो डेटा का क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा आपका। और कई बार पायलट स्टडी के बाद जो फंडिंग बॉडीज थी वो मना कर देती है कि अब आगे हम फंड नहीं देंगे, तो इससे भी वो एक दिक्कत है। चलो पायलट स्टडी का होता है, उसको अपन छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मेन जो है इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। समटाइम फंडिंग बॉडीज होती है वो रेलुक्टेंट होती है ना टू फंड, फंडिंग बॉडी में रेलुक्टेंट टू फंड ना, फंडिंग बॉडीज मना कर देती है कि अब हम आगे फंड नहीं देंगे, में रेलुक्टेंट टू प्रोवाइड फंड, वो फंड नहीं देती, मना कर देती है, हम आगे फर्दर फंड है वो नहीं देंगे। तो इस टाइप से भी उसमें मना किया जा सकता है, ऐसा भी उसके साथ हो सकता है पायलट स्टडी के साथ। ठीक है, राइट। तो ये था हमारा पायलट स्टडी की क्या लिमिटेशंस थे और क्या इसके बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट अगला आ रहा है प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन, है ना। कई बार एग्जाम में सिर्फ प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन के लिए पूछ लेते हैं, है ना। तो डेटा कलेक्शन के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं।
पहला होता है सबसे पहली चीज ऑपरेशनली डिफाइनिंग द डेटा टू बी कलेक्टेड। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है, डिफाइन करना है कि कौन सा डेटा कलेक्ट करना है, डेटा टू बी कलेक्ट, ऑपरेशनली डिफाइन करना है। क्या करना है? टाइप ऑफ डेटा, आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, आपको किस टाइप का डेटा चाहिए, ये आपको डिफाइन करना है या डिसाइड करना है। सबसे पहले टाइप ऑफ डेटा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब उसके बाद आप कौन सा मेथड काम में ले रहे हो, क्या चूज करना है यहाँ पर, है ना। टाइप ऑफ डेटा के बाद आपको चूज क्या करना है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड कौन से थे? क्वेश्चनिंग था, ऑब्जर्वेशन था, मेजरमेंट था। तीनों में से कोई मेथड है वो आपको काम में लेना है, ठीक है। मेथड आपने चूज कर लिया। देन मेथड सेलेक्ट करने के बाद उसके एप्रोप्रिएट डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, आप उसके बाद तय क्या करते हो कि उस डेटा को, आपको कौन सा डेटा चाहिए था, क्या डेटा चाहिए था। वो डेटा किस पे डिपेंड करेगा, जो आपका डेटा है वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा टाइप का डेटा चाहिए, वो आपके वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा जिसको आप असेस करने जा रहे हैं उस फिनोमेना को, ठीक है। उसको, अब उस फिनोमेना को, उस वेरिएबल को असेस करने के लिए आपको कौन सा टूल चाहिएगा, क्या चाहिएगा आपको, किस टाइप का आपको टूल है वो चाहिएगा। आपको क्वेश्चनियर चाहिए या फिर ओपिनियर चाहिए, आपको चेकलिस्ट चाहिए या फिर आपको कोई और टूल है वो रेटिंग स्केल चाहिए या फिर आपको लिकर्ट स्केल चाहिए, आपको कौन सा टूल चाहिएगा वो आपको डिसाइड करना होगा इसके साथ। नेक्स्ट, जब ये टूल डिसाइड हो गया, देन उसके बाद होता है ट्राई आउट। ट्राई आउट ये क्या होती है, टेस्टिंग ऑफ टूल होती है। टेस्टिंग टूल की किसके लिए, रिलायबिलिटी के लिए। किसके लिए चेक करते हैं, टूल की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए अपन, ठीक है। डेटा कलेक्शन हो गया, टूल बना लिया, उसके बाद टूल की क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है, उसकी वैलिडिटी चेक होती है, उसका ट्राई आउट मींस उसकी टेस्टिंग हो गई कि भाई ये बना सही है या नहीं है, ठीक है। उसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी दोनों हम अपन चेक कर लेते हैं ट्राई आउट में। ये हमारा टूल सही है। टूल जब रिलायबल है, वैलिड है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं डेवलपिंग डेटा कलेक्शन सपोर्टिव फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। अब आपको उसके लिए क्या चाहिए, अब आपको डेटा कलेक्शन करने जाना है यहाँ, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, अब आपको, है ना, ये सपोर्टिव है ना। ट्राई आउट के साथ एक चीज और हो गई यहाँ पर, आप पायलट स्टडी भी देख लो, ठीक है। आपकी पायलट स्टडी भी हो गई, ठीक है। पायलट स्टडी भी आपने टूल की और फिजिबिलिटी के लिए सारी चीजें कर ली। अब है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन सपोर्टिव फॉर्म्स एंड प्रोसीजर। अब आपको डेटा कलेक्शन के लिए सपोर्टिव फॉर्म्स और प्रोसीजर, है ना। सपोर्टिव फॉर्म में क्या चाहिए आपको, कंसेंट फॉर्म चाहिए, है ना। आपको पहले तो सबसे पहले टूल का चाहिए, है ना, टूल के हैं फॉर्मेट चाहिए आपको, ठीक है। आपको कंसेंट फॉर्म चाहिए, ठीक है। आपको परमिशन लेटर चाहिए ना, आप कहीं डेटा कलेक्शन करने चाहोगे तो वहां का परमिशन लेटर चाहिएगा, आपकी अपनी अथॉरिटी का परमिशन चाहिएगा, नेक्स्ट अथॉरिटी का परमिशन चाहिएगा, पार्टिसिपेंट के लिए कंसेंट चाहिएगा और पार्टिसिपेंट के लिए टूल चाहिएगा। ये डेटा है कलेक्शन करने के लिए, ये फॉर्म्स फॉर्मेट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। वो फॉर्म फॉर्मेट्स हो गया, उसके बाद डेटा कलेक्शन कौन करेगा, जो डेटा कलेक्टर है उसकी ट्रेनिंग होगी। अगर आप खुद हैं तो आपको पता होगा कैसे डेटा कलेक्ट करना है, अगर लेकिन किसी और के माध्यम से करवाना है तो फिर डेटा कलेक्शन कलेक्टर की क्या होती है, ट्रेनिंग्स होती है कि आपको डेटा कलेक्ट कैसे करना है, उनको समझाना होता है इस चीज को। देन इन्फॉर्म द लोकल अथॉरिटी, जहां से आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, फॉर द डेटा कलेक्शन एंड द ऑब्टेन ड्यू परमिशन। जिस जगह पर आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, अगर आप किसी ग्राम में कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत से होगा, आप किसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो हॉस्पिटल की अथॉरिटी से होगा, आप किसी और जगह पे कर रहे हैं, किसी स्कूल में कर रहे हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल से होगा या फिर जिला स्तर के डीओ से होगा, है ना। किसी फीमेल हेल्थ वर्कर या फिर आप आशा पे कर रहे हैं तो जिला स्तर के आपके अधिकारी से, सीएमएचओ से परमिशन होगी। मीन्स आप कहाँ डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, आप किसी मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, प्रिंसिपल की परमिशन से डेटा कलेक्शन किए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उससे क्या लेना पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी,
उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और बिफोर उस परमिशन से उससे पहले भी क्या होता है, आपको एथिकल परमिशन होती है ना, एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल कमेटी के लिए अप्रूवल भी होती है, क्या होती है, वो भी लेनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि आपको ये सारी चीज़ें परमिशन मिलेगी, और जब परमिशन मिल गई है ना, तो उसके बाद क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है और डेटा का मैनेजमेंट होता है। आप डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा के लिए मैनेजमेंट करते हैं, उसके लिए आप क्या बनाते हैं, मास्टर डेटा शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मास्टर डेटा शीट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा को कलेक्ट करके डेटा को मैनेज करेंगे। तो ये डेटा कलेक्शन का एक प्रोसीजर्स होता है, ये स्टेप्स हैं डेटा कलेक्शन के भीतर। ओके, चलो, तो इसमें क्या क्या हो गया, हमने क्या क्या देख लिया इसमें आज के टॉपिक में। पायलट स्टडी क्या होती है, पायलट स्टडी जो कि एक प्री रिहर्सल होती है, स्किल्स होती है, प्रीलिमिनरी स्टडी होती है ना, मेन स्टडी से पहले उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, देन उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं पायलट स्टडी में। ठीक है, उसके बाद उसके एडवांटेज, उसके बाद उसके लिमिटेशंस। ये तो हो गया पायलट स्टडी मीन्स उसकी डेफिनेशन, देन उसके स्टेप्स, देन उसके बाद उसके एडवांटेज और लिमिटेशंस। ठीक है, ये तो हो गए पायलट स्टडी में। फिर उसके बाद आता है आपका डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। तो हमने 2 टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिए। यहाँ आपके यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होती है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 के ये सारे टॉपिक्स थे वो कवर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।